हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है साक्षी और मैं स्वागत करती हूँ आपका साक्षी सीडीपी में। तो हम लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कुछ कंटेंट पढ़ रहे थे कि कौन कौन सी चीज़ें उसको क्या करती हैं, डेवलप करने की कोशिश करती हैं। जिसमें हमने पढ़ा था सेल्फ कॉन्सेप्ट, याद कीजिए, जिसमें हमने एक रे डायग्राम बनाया था, गोल सा सर्कल बनाया था, उसको हमने सेल्फ कॉन्सेप्ट बोला था। और बोला था कि जब एक व्यक्ति एक इन्वायरमेंट में रहता है तो उसे फिनोमिनल सेल्फ कहते हैं। फिर उसके बाद जिस पूरे इन्वायरमेंट पे वो क्या करता है, जानकारी रखता है ना। तो ये बात हमने करी थी। अब उसमें दूसरी ही चीज़ थी कि जो चार चीज़ें थी, पहली थी सेल्फ कॉन्सेप्ट और दूसरा था मोटिवेशन। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं मोटिवेशन के बारे में। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन बोले तो अभिप्रेरणा, ठीक है, अभिप्रेरणा। इसका मतलब क्या है? अराउजल ऑफ टेंडेंसी टू एक्ट और टू प्रोड्यूस वन और मोर इफेक्ट। लोग क्या करते रहते हैं? मोटिवेट करते रहते हैं। आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करते रहते हैं? इनिशिएट लेते रहते हैं कि हाँ नहीं, तुम ये कर सकते हो, तुम आगे बढ़ो, है ना। और कुछ लोग क्या होते हैं, वो हमें निगेटिव मोटिवेशन देते हैं, जैसे कि अरे तुमसे ना हो पाएगा। तो ये जो लोग जो हमें क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, इसी टर्म को हम कहते हैं मोटिवेशन। ठीक है। अब ये मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी एक बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, इसलिए हम मोटिवेशन का यूज़ क्लासरूम में करते हैं। तो क्लासरूम में मोटिवेशन का यूज़ करते हैं हम डिफरेंट टेक्निक से। ठीक है, अलग अलग टेक्निक से हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं। देखिए क्या होता है कि अगर कोई बच्चा मोटिवेटेड है तो वो चीज़ों को जल्दी करेगा, अच्छे से सीखेगा, है ना। उसको अंदर से विल आएगी कि यार मैं ये कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बच्चा ना ऐसे ABCD ऐसे लिखता है, ABCD, है ना। तो अब छोटा ही बच्चा है तो हम उससे क्या कहेंगे कि बेटा आप ठीक लिख रहे हो लेकिन आप और अच्छा लिख सकते हो, है ना। हम उसे प्रेरित करते रहेंगे कि बेटा और अच्छा लिख सकते हो। तो एक टाइम बाद ऐसा आएगा कि बच्चा खुद ही सोचेगा कि यार टीचर भी कह रही है अच्छा लिख सकते हो, है ना, मम्मी पापा भी कह रहे हैं अच्छा लिख सकते हो, तो इसका मतलब कुछ है मेरे अंदर कि मैं अच्छा लिख सकता हूँ। तो वो ABCD को और अच्छे से लिखना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। जैसे कि अगर हम कोई भी काम करने जाते हैं, स्टार्टिंग में जब हम करते हैं कोई भी काम, फॉर एग्जाम्पल जब हम स्कूटी चलाना सीखते हैं तो क्या होता है, हम क्या करते हैं पे एकदम से एक्सेलरेट पे हमें समझ में नहीं आता, हम घुन्न कर देते हैं और वो स्कूटी घूम जाती है ना। तो क्या होता है कि धीरे धीरे करके हम उसको क्या करते हैं, कंट्रोल में लेते हैं, है ना। अब यहीं पे ही जो हमें कोई सिखा रहा हो वो कहेगा नहीं नहीं तुम चला सकते हो, अच्छे से कर सकते हो। तो क्या करेंगे, हम उसे धीरे धीरे करके कहेंगे अरे हाँ गिर गए तो क्या हुआ, स्कूटी चलाते चलाते सीख जाएंगे, है ना। अच्छा, कुछ लोग ऐसे कह देते हैं अरे रहने दो तुमसे ना हो पाएगा, मतलब वो भी हमें एक तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं। ठीक है, तुमसे ना हो पाएगा, तो इसके अंदर ना हमारे अंदर इच्छा जागृत कर रहे हैं, मतलब ये बंदा कह रहा है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसा कौन सा काम है जो मैं नहीं कर सकती, ये मैं नहीं कर सकता, अब तो मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये होता है मोटिवेशन। अच्छा, अब हम अलग अलग टेक्निक से बच्चों को मोटिवेट कैसे कर सकते हैं, जैसे कि अट्रैक्टिव फिजिकल एंड इन्वायरमेंट कंडीशन। मतलब हम एक ऐसा भौतिक और इन्वायरमेंट मतलब कंडीशन बना दे जिससे बच्चा क्या हो जाए, फिजिकली मोटिवेट हो जाए। जैसे कि आप अच्छे अच्छे कमरे बना दो, प्रॉपर उसमें स्पेसिंग दे दो, प्रॉपर वेंटिलेशन दे दो, मतलब हवा हुआ आराम से जाए, है ना। डेस्क ऐसी हो कि बच्चों को खुद उसमें पढ़ने में मज़ा आए, मतलब ऐसी डेस्क हो, स्पेस भी हो, है ना। और क्लासरूम में बहुत सारे चार्ट्स हों जिससे बच्चों को और अच्छा लगे। बिल्डिंग, जैसे वो बाला पढ़ा था ना, बिल्डिंग एड्स लर्निंग एड्स, मतलब BALA था ना वो, बाला BALA CTET में पढ़ा होगा। तो बिल्डिंग एड्स, मैं लिख ही दे रही हूँ, बिल्डिंग एज लर्निंग एड्स, मतलब ऐसी बिल्डिंग जिसमें हम क्या करें, जो हमें चीज़ों को लर्न करने में हेल्प करे। तो क्या होगा इससे, क्या बच्चे का जब बच्चा उस चीज़ को देखेगा, है ना, उस चीज़ को देखेगा तो और ज़्यादा अच्छा फील करेगा, मोटिवेट फील करेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी एक मैंने जगह पढ़ा था कि यही बाला का एग्जांपल लेते हुए उन्होंने एक क्लास में जो फर्श होता है उस पर कुछ इंडिया का मैप बना दिया था, ऐसा सा इंडिया का मैप बना दिया था, और बच्चों को बोला था अच्छा यहाँ पे है, ये यहाँ पे है तुम्हारा गुजरात,
अब एक काम करो, आप गुजरात से उड़ के जाओ कहाँ, उत्तर प्रदेश में। तो बच्चा यहाँ पे अगर फर्श पे है तो वो कूद के उत्तर प्रदेश में चला जाएगा, ठीक है। उसको बोला अच्छा अगर आप उत्तर प्रदेश हो तो नीचे चले जाओ कहाँ, श्रीलंका, तो बच्चा कूद के श्रीलंका जाएगा, है ना। तो इसका मतलब बच्चों के अंदर ना क्या वो दिमाग में वो चीज़ें आ जाएंगी कि अच्छा ये चीज़ यहाँ स्टैंड कर रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दूसरा है इनकरेजिंग इन क्रिएटिविटी। अच्छा क्रिएटिविटी क्या होती है, क्रिएटिविटी होती है सृजनात्मकता। इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे क्रिएटिविटी के 4P अप्रोच और ये सब। तो क्रिएटिविटी क्या होती है, सृजनात्मकता, मतलब कुछ नया करने की क्षमता, ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं, सब चीज़ जैसे आजकल तो हर चीज़ में क्रिएटिविटी आ रही है। आप देखो ना, अगर आप मेरी तरह हो, मतलब आलसी पर्सन हो, तो रात में आराम से सो गए, है ना, 2-3 बजे तक सो, फिर सुबह तो जल्दी उठ ही नहीं सकते हम भाई साहब, और सुबह जल्दी नहीं उठेंगे तो कितने बजे उठेंगे, 12 बजे। अब 12 बजे उठ के हम ब्रेकफास्ट करेंगे तो हम लंच कब करेंगे, तो हम लोग कर लेते हैं ब्रंच, BRUNCH, ब्रंच। ब्रेकफास्ट और लंच को मिला के क्या हो गया, ब्रंच। हम लोग क्या कर लेते हैं, ब्रंच, है ना। तो हमने क्या किया, क्रिएटिविटी दिखाई, एक नया वर्ड बना दिया, ठीक है। लोग क्रिएटिविटी दिखाते हैं ना, जैसे हस्बैंड और वाइफ अपने नाम को मिक्स कर लेते हैं तो ये उनकी क्रिएटिविटी हो जाती है, ठीक है। ऐसे ही चीज़ें होती हैं क्रिएटिविटी में, मतलब कुछ नया करना, जो लीक है उससे हटके चलना, वो होता है क्रिएटिविटी, ठीक है। दूसरा है आप बच्चे को री इन्फोर्स कर सकते हो, मतलब उसको क्या कर सकते हो, उसको प्रेस कर सकते हो, जैसे आप उसकी तारीफ कर सकते हो, या फिर उसको पनिश कर सकते हो। री इन्फोर्समेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसकी थ्योरी भी है, वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन इसमें क्या है कि आप बच्चे को क्या कर सकते हो, बच्चे की प्रशंसा कर सकते हो कि वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा किया। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, पनिशमेंट इज लाइक कि अच्छा अब तुमने ये किया है, अब तुमने शैतानी की, अब हम तुम्हें दंड देंगे, है ना, या उसकी सुताई कर दी, है ना। वैसे तो पनिशमेंट बैंड है, कॉर्पोरल लाइक पनिशमेंट को हमने RTE के तहत क्या कर रखा है, ख़त्म कर रखा है। तो हम बच्चों को प्रेस करते हैं अब, ठीक है। अब देखिए इसमें भी कुछ टाइप होते हैं, 2019 में ये क्वेश्चन आया था। जो री-इन्फोर्समेंट होता है वो 2 टाइप का होता है, एक तो पॉजिटिव और निगेटिव। अब इसमें भी क्या होगा, वर्बल और नॉन वर्बल। अब ये पढ़ते हैं क्या, वर्बल का मतलब होता है शाब्दिक और पॉजिटिव का मतलब होता है सकारात्मक, ठीक है। ऐसे क्या कहते हैं, री-इन्फोर्समेंट जो हमारे शाब्दिक होंगे और सकारात्मक, मतलब प्रेज, जैसे कि हम बच्चे को कहते हैं गुड, फेयर, वेल डन, कीप इट अप, ये आता है हमारा पॉजिटिव वर्बल में। एक तो हमने पॉजिटिव बोला, देखो गुड एक अच्छा वर्ड है ना, मतलब बच्चे को बुरा तो फील होगा नहीं, ठीक है। और वर्बल हम मुंह से बोल रहे हैं, है ना। दूसरा आता है निगेटिव वर्बल। अब निगेटिव वर्बल में क्या हो जाए, अच्छा चलिए पहले इधर के समझ लेते हैं वर्बल वाले, ठीक है। दूसरा है पॉजिटिव नॉन वर्बल। अब हमें क्या, हमें बोलना नहीं है बच्चे को, लेकिन हमें उसकी प्रशंसा करनी है, तो हम क्या करेंगे, हम हंस देंगे, है ना, हम सिर हिला देंगे, ओके। जैसे बच्चा कुछ सुना रहा है, जैसे बच्चा सुना रहा है पियानो वाली आई एम द म्यूजिक मैन, तो हम क्या करेंगे, हम स्माइल करेंगे, मतलब हंसेंगे कि बच्चे को लगेगा हाँ मैं ठीक सुना रहा हूँ। दूसरा हम अपना सिर हिलाएंगे। तो अगर बच्चा पोस्टमैन के बारे में 2-3 लाइन बोल रहा है और वो बच्चा सही बोल रहा है और हम बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे उनको, तो हम ऐसे सिर हिलाएंगे कि यस आप ठीक बोल रहे हो। फिर क्या है हमारा निगेटिव वर्बल। अब निगेटिव यानी नकारात्मक, वर्बल यानी शाब्दिक, तो हम बच्चे को बोल देते हैं नो, रॉन्ग, है ना। हम क्या करते हैं, कॉपी चेक करने पे या तो नो लिख देते हैं या रॉन्ग लिख देते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, हम बच्चे को बता रहे हैं कि आपने अभी गलत किया है बेटा, ठीक है। और ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये 2019 में आया था, ये है निगेटिव नॉन वर्बल। निगेटिव नॉन वर्बल में क्या होता है, हम बच्चे को ऐसे कर देते हैं है ना। कभी कभी बच्चे ज़्यादा शोर मचाते हैं तो हम उन्हें चुप करने के लिए क्या कहते हैं, तो बच्चे चुप हो जाते हैं, है ना। या फिर आप एक ऐसा एग्जाम्पल है कि मेहमान आए होते हैं घर में, है ना, नाश्ते में बहुत सारा आइटम लगा होता है, ठीक है। हम साइड से झाँक के देखते हैं कि मम्मी है, मतलब मेहमान चले गए तो हम खा लें, ज़रा थोड़ी पेट पूजा कर लें। तो इतनी देर में मेहमान हमें देख लेते हैं, वो कहते हैं अरे बेटा आ जाओ नाश्ता कर लो। तो जैसे ही हम वहाँ जाते हैं और हमारी मम्मी कैसे कर देती है, आंखें दिखा देती हैं, और हम मम्मी की आंखों से ही डर जाते हैं कि भैया नहीं नाश्ता नहीं करना, नहीं तो अभी अगर हमने नाश्ता कर लिया बाद में हमारी क्या लगेगी, कुटाई, ठीक है। तो ये क्या होता है, मम्मी का निगेटिव नॉन वर्बल है। मम्मी ने बोला कुछ नहीं, मम्मी ने नहीं बोला कि नाश्ता नहीं करो, मम्मी ने बस आंखों से ही डरा दिया। इसको कहते हैं दहशत, ठीक है। क्योंकि अभी तो आप खा लोगे, बाद में जो आपकी कुटाई लगेगी वो तो बस भगवान ही जानता है, भगवान ही बचाए उससे आपको, ठीक है।
तो वो है हमारा निगेटिव नॉन वर्बल, ठीक है। एक्सप्रेशन ऑफ एनॉय, किसी चीज़ को मना करने का एक्सप्रेशन, जैसे हम ऐसे कर देते हैं ना, नहीं, है ना। चीटिंग कर रहा हो, जैसे कि अगर हम बोल नहीं रहे हो, जैसे इन्विजिलेटर की हमारी ड्यूटी लगती है, तो अगर कोई भी बच्चा इधर उधर थोड़ी ऐसी अवांछनीय तथ्य कर रहा हो तो हम उसे ऐसे देख लेते हैं, तो वो समझ जाता है कि ये चीज़ नहीं करनी है। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट था, ये 2019 में आया था, ठीक है, इसलिए अब और इम्पॉर्टेंट हो सकता है इसमें से कोई और भी पूछ ले, ठीक है। तो एक बार से फिर फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। मोटिवेशन यानी किसी को प्रेरित करना कुछ काम करने के लिए। क्लास में हम कैसे कर सकते हैं कि आप फिजिकल और इन्वायरमेंट को अच्छा बना दो, कंडीशन को, ठीक है। बच्चों की क्रिएटिविटी को इनकरेज करो, बच्चे जो नई नई चीज़ें करते हैं आप उसे इनकरेज करो, उन्हें डांटो मत, ठीक है। रीइंफोर्स करना यानी प्रेज या पनिशमेंट देना। प्रेज का मतलब प्रशंसा, पनिशमेंट का मतलब दंड। तो ये दो टाइप के, पॉजिटिव नेगेटिव, वो भी दो टाइप के, वर्बल नॉन वर्बल। वर्बल में गुड बेटर, है ना, जो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव नॉन वर्बल में हंस दिए, है ना, सिर हिला दिया। दूसरा क्या है, निगेटिव वर्बल, नो, रॉन्ग, ऐसे। और निगेटिव नॉन वर्बल, मम्मी वाला, वो वाला याद रखिएगा जो मम्मी वाला होता है ना, मतलब जो अभी हमने नाश्ते वाला एग्जाम्पल दिया था। आप अगर एग्जाम्पल को ना अपनी रियल लाइफ से जोड़ोगे, कुछ ऐसे इंसिडेंट से जोड़ोगे जो आपके साथ हुए हैं, और ट्रस्ट में ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, CDP इज ऑल अबाउट ऑब्जर्विंग, तो आपको ना ये चीज़ें याद रहेंगी, कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगी। चलिए अब इसके बाद आगे पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए हमने रीइंफोर्समेंट तक पढ़ लिया था, थोड़ा और आगे देख लेते हैं, ठीक है। आगे है हमारा एक्सपीरियंस ऑफ सक्सेस। बच्चों को सक्सेस का आप एक्सपीरियंस दिखाओ, मतलब आप दिखाओ कि लाइक अगर बच्चा कुछ ज़्यादा अच्छा कर सकता है तो उसको क्या क्या मिलेगा, सक्सेस क्या होती है ना। कंपटीशन करवाओ, बच्चों के साथ बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाओ, बच्चों को प्राइजेस दो, ठीक है। तो बच्चे क्या होगा, बच्चे खुद से आगे आएंगे। जैसे कि अगर आपने क्लास में कोई एक्टिविटी कराई, मान लीजिए रोल प्ले कराया, तो अभी 2-4 बच्चे रोल प्ले के लिए उठ के आ रहे हैं। फिर आप कुछ ऐसे ही करवाओ कि जिससे ज़्यादा बच्चे उसमें इनिशिएट लें, है ना। कॉम्पिटिशन्स करवाओ आप मज़े से, मतलब ऐसे हेल्दी कॉम्पिटिशन, मतलब ऐसा कोई कॉम्पिटिशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन हेल्दी कॉम्पिटिशन करवाओ उनमें। तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा आगे आने की कोशिश करेगा। यार मैं क्यों नहीं हमेशा, मतलब मैं भी तो बोलता हूँ डिबेट, तो मैं क्यों नहीं ऐसा कर पाता, या मैं भी अगली साल से साइंस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करूँगा, मैं भी ये करूँगा, ठीक है। फिर दूसरा होता है कोऑपरेशन। कोऑपरेशन का मतलब एक बच्चों को मोटिवेट करो कि वो कोऑपरेट करें एक दूसरे से, मतलब ऐसे ही नहीं है कि सेल्फ के बारे में सोचे, दूसरों के साथ कोऑपरेट करते हुए चले, मतलब दूसरों का साथ देते हुए चले। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है या कुछ है तो बच्चे क्या करें, उसकी प्रॉब्लम को दूर करें। अगर जैसे हम लोग एक काम करते हैं ना, पीयर में पढ़ते हैं, पीयर में क्या पढ़ते हैं, जैसे मैं और मेरी एक फ्रेंड है मीतू, तो हम लोग जब सीटेट की तैयारी कर रहे थे तो हम लोग ये जियो में वही अनलिमिटेड कॉल तो थी, तो हम जो सीटेट का जितना भी रिवीजन करते थे ना वो फ़ोन पे कर लेते थे कि आज ना ये पढ़ेंगे, ठीक है। EVS का जब हमें करना होता था तो हमने एक दिन बना लिया जिसमें हमने क्लास 3 पूरा रिवाइज कर लिया, एक दिन क्लास 4 रिवाइज कर लिया, एक दिन क्लास 5 रिवाइज कर लिया। तो ऐसे करके हम लोग ने सीटेट पहली बार में दिया और हम क्लियर हो गए, ठीक है। तो ये था हमारा मतलब कि हमने क्या किया, एक दूसरे के कोऑपरेट किया, क्योंकि कुछ चीज़ें उसकी अच्छी हैं और कुछ चीज़ें मेरी, जैसे मेरी CDP अच्छी है लेकिन उस बंदी की हिस्ट्री ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो वो मुझे और चीज़ें बताती थी, ठीक है। उसकी GS काफ़ी अच्छी है, तो हम दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करके, और मैं उसे CDP समझा देती थी, मैं उसे मैथ्स करा देती थी, तो हम दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए काम कर गए थे। नेक्स्ट है हमारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है कि देखिए हर एक बच्चा एक दूसरे से अलग है, ये हमने पढ़ ही रखा है। आप मान लीजिए एक ही टेक्निक से सबको पढ़े हो, ठीक है। मान लीजिए आप क्या कर रहे हो, लेक्चर मेथड से सबको पढ़ा रहे हो, ज़रूरी है सब बच्चों को उसी से ही समझ में आएगा, ज़रूरी है हर एक बच्चा उसमें इंटरेस्ट लेगा। आप अलग अलग टेक्निक लाओ, अलग अलग तरीके से बच्चों को पढ़ाओ। अगर आपने इस तरीके से, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप क्वेश्चन आंसर पूछ के बच्चों को करा रहे हो, कोई ऐसा बच्चा है इंट्रोवर्ट है, वो आंसर नहीं देना चाहता, वो शाय फील कर रहा है, तो क्या वो पढ़ेगा नहीं? तो आप कुछ ऐसे तरीके लाओ जिससे वो बच्चा भी इनिशिएट ले, ठीक है। मान तो आप एक काम कर दो, आप लिखने के लिए कह दो बोर्ड पे, बच्चा आएगा बोर्ड पे लिखेगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, अगर एक्सट्रोवर्ट बोल सकते हैं ज़्यादा तो इंट्रोवर्ट क्या करते हैं, इंट्रोवर्ट लिखने में एक्सपर्ट होते हैं। एक्सट्रोवर्ट बोलने में एक्सपर्ट है तो इंट्रोवर्ट लिखने में एक्सपर्ट है ना, यही तो पढ़ा था हमने, कार्ल जंग की जो थ्योरी पढ़ी थी। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है। दूसरा है नॉलेज ऑफ प्रोग्रेस। आप ये चेक करो कि बच्चों को कहाँ तक आता है, अब आप उससे आगे लेके जाओ। जैसे ब्लूम की टेक्सोनॉमी में हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी, लॉट्स
आगे मैं वो भी पढ़ाऊँगी। और हॉट्स, अब ये लॉट्स और हॉट्स क्या है? लॉट्स है लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स और एच है हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, जो नॉलेज और क्या कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन और ये सब था, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, है ना, इवोल्यूशन, तो ये सब उसने ब्लूम ने क्या किया था, 2 कैटेगरी में बांट दिया था। ये आगे हम ब्लूम की टेक्सोनॉमी पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगी आपको अच्छे से। तो क्या है, अगर आप लो लेवल थिंकिंग स्किल, मतलब अगर आप बच्चे का लेवल अभी इतना रखा है तो आगे जब आप उसे पढ़ाओ तो बच्चे का लेवल इतना हो जाए, ठीक है। अब आगे क्या, इससे आगे आप क्या समझा सकते हो? आपने मान लो बच्चों को 2 डिजिट के प्लस के सवाल सिखा दिए, अब आगे क्या, आगे आप 3 डिजिट के प्लस के सवाल सिखाओ, उसके आगे क्या 4 डिजिट के सिखाओ, फिर करा लिया आपने माइनस पे आ गए, फिर आप मल्टीप्लाई पे आ गए, फिर आप डिवाइड पे आ गए, है ना। तो क्या कर रहे हो आप, बच्चे को आगे उसकी जो प्रोग्रेस है उसको समझो। जैसे हर एक बच्चे की प्रोग्रेस सेम नहीं चल रही है, जिसकी सेम चल रही है आप उसको उससे ज़्यादा का सवाल दो। जैसे अभी हम आगे भी पढ़ेंगे ADHD, कुछ बच्चे होते हैं ना हाइपर एक्टिव हो जाते हैं तो उन्हें हम टुकड़ों में काम देते हैं, ठीक है। तो क्या है, अगर कुछ बच्चे स्लो लर्नर भी होते हैं तो हमें उन्हें क्या करना है, सबको समान रूप से देख के चल रहा है और सबकी नॉलेज टीचर को पता होनी चाहिए कि इसको भाई कितना आता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नोवेलिटी। इसका मतलब क्या होता है कि ओरिजिनलिटी से रिलेट करो कि ओरिजिनल क्या है, मतलब किसी का कॉपी तो नहीं किया है। आप बच्चों को कोई स्लोगन लिखने को दे दो, फॉर एग्जाम्पल अभी क्या चल रहा है, अप्रैल चल रहा है, हाँ ठीक है, तो रामनवमी पे बच्चों को स्लोगन लिखने के लिए दे दो। बच्चे क्या करेंगे, फटाफट से गूगल पे घर पे जाएंगे, मम्मी पापा से कहेंगे मम्मी पापा गूगल से लिख के भेज देंगे, ठीक है। अब इसमें कुछ नया आया, कुछ ओरिजिनल आया नहीं। अब आप कुछ ऐसी एक्टिविटी कराओ जिससे बच्चे कुछ नए शब्द लेके आए, है ना। अब जिससे बच्चों को लगे कि यार कुछ, आपको लगे कि ये तो कुछ नया आया है, ठीक है, ओरिजिनल आया है, मतलब कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, ओरिजिनल बच्चों के अंदर से निकला। आप बच्चों से कह दो आपको, आप क्या करते हो रामनवमी में, तो लड़कियां कहेंगी मैं तो बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ रामनवमी में क्योंकि उस दिन कन्या बरुआ होती है और मैं तो खाती हूँ, भैया मेरी आमदनी भी हो जाती है ना। लड़के कहेंगे कि हम थोड़े कम जगह जा पाते हैं, लेकिन लड़कियाँ तो भैया सुबह 5 बजे से लग जाती हैं शाम तक, ठीक है। फिर ये हमारी थी मोटिवेशन जो हम अपनी क्लासरूम टीचिंग में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है एटीट्यूड। यहाँ पे एटीट्यूड कम दे रखा है लेकिन जो इसकी अगली यूनिट है उसमें एटीट्यूड भर के दिया हुआ है, तो वो वहाँ से पढ़ेंगे। अभी समझ लेते हैं एटीट्यूड क्या होता है। एटीट्यूड होता है हमारा रवैया। वो बोलते नहीं है लोग, भैया यार तुम्हारा रवैया ख़राब है, मतलब तुम जिस तरीके से चीज़ों को करते हो वो हमें समझ में नहीं आता, ठीक है। तो एटीट्यूड क्या होता है, जो हमारा रवैया, अब हमारा किसके प्रति, किसी इंसान के प्रति, उससे बात करने के प्रति रवैया। अब क्या हम एक ही डंडे से सबको हाँकते हैं? फॉर एग्जाम्पल क्या हम जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो सबके लिए एक ही करते हैं? जैसे हम अपने फ्रेंड्स में तू तड़ाक कर सकते हैं, लेकिन अगर हम अपने मम्मी से इस लैंग्वेज में बात कर ली या पापा से तो सुताई पक्की है, ठीक है। तो क्या होता है कि हमारा रवैया किस किस के लिए कैसा है। कुछ लोग होते हैं वो पढ़ाई को बहुत लाइटली लेते हैं, है ना। कुछ लोग होते हैं वो बिल्कुल घुस ही जाते हैं पढ़ाई में। तो क्या होता है, ये उनका एटीट्यूड है, ठीक है, उनका रवैया है, ठीक है। एटीट्यूड और एप्टीट्यूड दोनों में अंतर है, आगे पढ़ाऊंगी क्या है, ठीक है। ये एटीट्यूड इसका मतलब होता है रवैया, जहाँ टीटी दिख जाए इसका मतलब समझ जाना रवैया, ठीक है। टेबल टेनिस का मतलब रवैया। और एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड अलग होता है, वो मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। तो ये हमने मोटिवेशन पढ़ लिया, एटीट्यूड पढ़ लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं, ओके। चलिए अब आगे आ जाते हैं वैल्यूज़। वैल्यूज़ होते हैं हमारे मूल्य। हमारे मूल्य क्या होते हैं कि हम विश्वास क्या रखते हैं, मतलब एक अच्छा नागरिक बनने के लिए हमें एक अच्छे मूल्य होने चाहिए, है ना, हमारे अंदर गुण होने चाहिए। तो व्हाट वी बिलीव, जो भी हम कुछ अपने लिए बिलीव करते हैं वो हमारे मूल्य हैं। NIOS में कुछ 60 मूल्य, 60 वैल्यूज़ दे रखी हैं। इतने तो हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हाँ आप ऐसे समझ लीजिए वैल्यूज़ वो होती हैं जो हमें एक समाज में एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए जो क्वालिटीज़ हमें चाहिए होती हैं, ठीक है। हम सोशली, आपने एरिस्टोटल की बात सुनी है, ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो समाज में उसे रहना ही है, ठीक है। अब समाज में रहना है तो अगर उसे अच्छे बन के रहना है तो उसकी वैल्यूज़ अच्छी होनी चाहिए। तो जो वैल्यूज़ NIOS में दे रखी हैं वो कुछ 60 हैं, इतनी तो नहीं पढ़ेंगे आप। बस अगर आप में से कोई क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से कौन सी एक वैल्यू का गुण है तो ये देख लीजिएगा कोई कौन सी अच्छी क्वालिटी, आपकी गुड क्वालिटी दे रखी है। फॉर एग्जाम्पल कुछ क्वालिटी हम पढ़ लेते हैं, ट्रुथ, मतलब इंसान को सच बोलना चाहिए, ठीक है। जैसे कि कभी कभी ये दिक्कत भी दे जाता है सच बोलना, लेकिन हाँ दे रखा है तो हमें सच बोलना चाहिए। अगर एक इंसान सच बोल रहा है तो उसके वैल्यूज़ अच्छे हैं। दूसरा डिसिप्लिन, हमें ना अनुशासन में रहना चाहिए, कि जैसा नहीं है कि हम आए स्कूल जैसे आए हैं और जैसे बच्चे जब हम बचपन में स्कूल आते थे
है। इंटरवल तक तो हम सही रहते थे, इंटरवल के बाद जब हमने कुछ खा लिया, हमारे अंदर ताकत आ गई, तो भैया हमारे अंदर ये लो, हमने तो इधर से उधर ये बेंचेस उंचेस ये करना स्टार्ट कर दिया। नहीं, हमें डिसिप्लिन में रहना है, अनुशासन में रहना है। इनफैक्ट स्कूल में ही नहीं, हमें हर जगह अनुशासन में रहना है। हम स्कूल अगर पढ़ाने जा भी रहे हैं तो भी हमें अनुशासन में रहना है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आ रहे हैं, अरे नहीं पढ़ना कोई बात नहीं यार, चलो मस्ती करते हैं उनके साथ, नहीं, मतलब हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है। हर एक चीज़ करो लेकिन एक लिमिट में। तो हमें अपने आप में क्या रखना चाहिए, थोड़ा बहुत अनुशासन ज़रूरी है। फिर क्या है, करेज। हमारे अंदर करेज होना चाहिए। करेज का मतलब साहस। कोई भी अगर कार्य हम कर रहे हैं तो हमें साहस होना बहुत ज़रूरी है। डरपोक बन के नहीं रहना है, ठीक है, साहसी बनना है, ठीक है। फिर है रेगुलरिटी। कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं तो उस पर रेगुलरिटी होनी चाहिए, मतलब हम पंचुअल होने चाहिए। क्लास में क्यों कहते हैं स्कूल में कि आप पंचुअल रहो? पंचुअल का मतलब कि आप रोज़ आओ, आप हर एक चीज़ को रेगुलर कर रहे हो। अगर आप हर एक चीज़ को रेगुलर करोगे तो वो आपकी आदत बन जाएगी। कहते हैं किसी आदत को बनने में 21 दिन लगते हैं और किसी आदत को हटने में भी 21 दिन लगते हैं। तो अगर आप कोई अच्छी आदत, कोई अच्छी वैल्यूज़ अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो 21 डेज तक उसकी प्रैक्टिस करो, आप ऑटोमेटिकली अच्छे बन जाओगे। और फिर मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि कौन सी आपने अच्छी क्वालिटी इस बार अपने में अपनाई है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम रेगुलरिटी रख रहे हैं, NIOS पढ़ के हमने इस बार DSSB में सीट ले ही लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी रेगुलरिटी है। रोज़ वीडियो आएगी, आपको रोज़ पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं और उन नोट्स को क्या करना है, रिवाइज़ करना है। बना के छोड़ मत दीजिए, बना के ना रिवाइज़ करते रहिए। जितना आप उसे रिवाइज़ करोगे, क्योंकि एक तो बात आपने खुद लिखे है, ठीक है, मैं यहाँ समझा रही हूँ, दूसरी बात आपने खुद लिखे है। आप लिखते पे ही उस चीज़ का 50% याद कर लेते हो। पता है आपको, अगर आप लिख रहे हो ना किसी नोट्स को, 50% आपके दिमाग में वो छप रहा है। अगर आप उसे 2 बार और रिवाइज़ कर लोगे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 बार, तो आपको एग्जैक्ट ये भी पता चल जाएगा कि इस वर्ड के बाद क्या लिखा था, ये कौन से पेज नंबर पे था, लेफ्ट में था, राइट में था, कोने में था, मिडिल में था, सब याद रहेगा आपको। और ट्रस्ट मी, इसमें से मैं कुछ नहीं छोड़ रही हूँ, चाहे मेरे लेक्चर लंबे हो जाए, लेकिन मैं छोड़ कुछ नहीं रही हूँ क्योंकि पेपर में कुछ भी आ सकता है, ठीक है। फिर है सेल्फ कंट्रोल। अपने पे ना कंट्रोल रखना है। ऐसा नहीं है कि लाइक हम कुछ भी करें, हमें अपने आप पे ना देखना है यार कि हम अपने आप पे संयम कितना रख सकते हैं, है ना। कंट्रोल है हमें अपने आप पे। अगर हमने कोई प्रण लिया है कि यार आज से ना फास्ट फूड बंद, तो हमें अपने पे कंट्रोल रखना है, ठीक है। कि पता चला ऐसा नहीं कि अरे यार एक दिन की बात है ना, चीट डे तो होता ही है, तो नहीं यार, कंट्रोल रखो, है। फिर होता है कि हम अब इन वो वैल्यूज़ को कैसे बढ़ा सकते हैं स्कूल में, बच्चों में। तो एक तो है आप मॉर्निंग में असेंबली करवाओ। सुबह की अगर आप प्रार्थना करवाते हो तो वो बहुत ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस करती है बच्चे की वैल्यूज़ इंक्रीज़ करने में। कैसे कि आप मॉर्निंग में बच्चा नहा धो के आएगा स्कूल, है ना, भगवान को थोड़ा याद करेगा, तो उसकी जो उसका माइंड है, जो उसका संज्ञान है, वो थोड़ा रिलैक्स फील करेगा। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के संग हम वो करवाते हैं ना प्रेयर, जैसे हे शारदे माँ या जो भी है। फिर दूसरा हम जनगण मन कराते हैं, तो बच्चे के अंदर क्या होता है, देश के प्रति भी भावना जागृत होती है ना, देश हित, राष्ट्र हित के बारे में वो बात करेगा, ठीक है। दूसरा होता है हम जैसे मॉरल एजुकेशन को हमने क्या कर दिया, एक कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पे ला दिया, ठीक है। क्या होता है, कभी काफ़ी सारे स्कूल में मॉरल एजुकेशन क्या होता है, कंपलसरी सब्जेक्ट होता है। उसमें क्या होता है कि लोगों की कहानी दी होती है और उस कहानी से बच्चे प्रेरित होते हैं, ठीक है। हमें ऐसा नहीं करना है ना, जो हमारे लीडर्स हैं उनकी कहानी दे रखी होती है, या कुछ अच्छी डीड्स की कहानी, कुछ अच्छी जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं उनकी कहानी दे रखी है। जैसे कि वो माउंटेनिंग करके, या फिर हमने वो EVS में हमने पढ़ा नहीं था, वो अनीता और उसकी मधुमक्खियाँ, है ना, हमने पढ़ा था कि वो बेचारी कितनी दूर तक स्कूल जाती थी, है ना, साइकिल से। तो ये सब। तो दूसरा है आप बर्थडे सेलिब्रेशन करवाओ बच्चों में। अब क्या है, अब आप बर्थडे सेलिब्रेशन करोगे तो बच्चे की क्या होगी, उसके अंदर अच्छी क्वालिटीज़ आएंगी, मतलब लाइक कि वो थोड़ा सा सोशल होगा, है ना, लोगों को टॉफ़ीज़ देगा, उसे खुद अच्छा लगेगा, उसके अंदर वैल्यूज़ आएंगी, रिस्पेक्ट से बात करेगा। ऐसे कहेगा मैम, अगर मान लीजिए दूसरे क्लास में मैम को टॉफ़ी देने जाना है तो बड़े प्यार से कहते हैं बच्चे, मैम मे आई कम इन। जैसे जब मैं पढ़ा रही होती हूँ बच्चे प्यार से कहते हैं मैम मे आई कम इन, तो मैं कहती हूँ हाँ आ जाओ, आप बर्थडे आपका, हैप्पी बर्थडे, तो उनको टॉफ़ी खिला दी। उन्हें अच्छा लगता है कि टीचर ने मुझे टॉफ़ी खिलाई, है ना, उन्हें अच्छा लगता है। फिर क्या है, नेशनल और इंटरनेशनल डे बनाइए। अब जो भी जैसे नेशनल डे है, जैसे इंटरनेशनल विमेंस डे आया या नेशनल गर्ल चाइल्ड डे आया, तो हम क्या है, हमें इन्हें सेलिब्रेट करना है। अच्छा ऐसा कुछ नहीं है कि मैं फेमिनिस्ट या उसके लिए है, मतलब मैं कुछ ऐसी पक्षपात रख रही हूँ अपनी बात पे कि मैंने फीमेल का ही नाम क्यों लिया, क्योंकि ठीक है यार, मतलब थोड़ी एम्पावरमेंट भी ज़रूरी है ना लाइफ में। तो क्या है, आप हर एक डे मनाओ। अब जैसे कि
वर्ल्ड एड्स डे होता है ना, वो भी मनाओ, बच्चों को उसके बारे में जानकारी दो, है ना। और क्या होता है, हमारा वाटर डे आता है अप्रैल में, बच्चों को उसके बारे में भी बताओ, ठीक है। स्पैरो डे होता है, देखिए पहले गौरैया खूब मिला करती थी, अब गौरैया कम हो गई है ना, स्पैरो डे भी हमारे यहाँ है। तो ये सब बच्चों को बताया जाना चाहिए, ठीक है। एनसीसी करवाओ, जैसे एनसीसी के कैडेट्स आपने देखे होंगे, हमारे यहाँ बरेली कॉलेज में 2 कैटेगरी होती थी, लेना अगर आपकी मर्जी है आप लो या ना लो। एक एनसीसी होती थी, एक एनएसएस होती थी, ठीक है। तो इससे क्या होता है, उन लोगों के अंदर ना राष्ट्रीयता की भावना जागृत होती है कि हमारा देश, हमारे अंदर पेट्रियोटिज्म जागृत होता है। फिर क्या है, एज अ टीचर आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ना। अब एंड में ही तो ये आ रहा है कि ये हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन आपके क्या रोल्स है। तो हमारे रोल्स है कि हम बच्चे का डेवलपमेंट करें, ठीक है। बच्चे का अच्छे तरीके से डेवलपमेंट हो, बच्चे के अंदर मोटिवेशन भी हो, बच्चे के अंदर वैल्यूज़ अच्छे हो, बच्चे का रवैया अच्छा हो, ठीक है। बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्सेप्ट आए, बच्चे अपने आप को लेके सेल्फ असर्टिव हों, आगे बढ़े, इनिशिएट लें हर चीज़ में, क्रिएटिविटी आए बच्चे में, ठीक है। बच्चे में अटेंशन, मतलब बच्चे ध्यान केंद्रित कर पाएँ, ठीक है। कई बार आप ऐसे पढ़ा रहे होते हो, बच्चों को ना नीरस हो जाते हैं, कई बच्चे तो सो भी जाते हैं। तो क्या है, आप कुछ ऐसा करो जिससे बच्चों में क्या हो, अटेंशन आए, ध्यान केंद्रित कर पाए, ठीक है। फन हमेशा ही नहीं है कि ठीक है चलो कॉपी निकालो पढ़ते हैं, ऐसा मत करो, हंसी मजाक करते हुए पढ़ाओ, है ना। तो बच्चों को भी अच्छा लगेगा, यार वो साक्षी मैम आती थी, बड़ा अच्छे तरीके से पढ़ाती थी, है ना। बच्चों को प्यार दो, ये नहीं है कि अच्छा कॉपी नहीं लाए ढह चटाक, नहीं, प्यार से दो, कोई बात नहीं बेटा कॉपी नहीं लाए कल ले आना, ठीक है। अगर बच्चा फिर भी कॉपी नहीं ला रहा है तब भी आपको डांटना डपड़ना नहीं है, आप उसको क्या करो, आप प्यार से कहो क्या हो गया बेटा, काम पूरा नहीं है, चलो ठीक है काम पूरा नहीं है कोई बात नहीं, अब नई कॉपी बना लो, किसी की कॉपी ले जाओ, इसको लिख लेना, अगर ज़्यादा काम है तो फोटोस्टेट करा के चिपका लेना, है ना। ऐसे करो। फिर बच्चे के साथ धैर्य बना के रखो। हर कोई जना ना एक ही स्पीड से नहीं सीखता है, कोई जल्दी सीख लेता है और किसी को सीखने में समय लगता है, ठीक है। कोई चीज़ जल्दी हो जाती है और किसी चीज़ को होने में समय लगता है, पर होता सबके साथ है। मतलब ऐसा बोलते नहीं है कि कर्म करते जाओ फल की चिंता मत करो। तो जैसे कि हम अभी क्या कर रहे हैं, कर्म करते जा रहे हैं कि भाई पढ़ते जा रहे हैं, सिलेक्शन तो मिल ही जाएगा, है ना। फिर क्या है, प्रेस करो बच्चे को बच्चे ना बच्चों को प्रशंसा करो, बच्चों की मतलब प्रशंसा के भूखे होते हैं। मतलब आप बच्चों से कह दो कि यार वेरी गुड क्लास, आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, पता है मैं तो सब में यही कहती हूँ कि ये वाली क्लास सबसे अच्छी है, इसके बच्चे इतने अच्छे हैं और सारा वर्क करके लाते हैं और सब याद भी कर लेते हैं। तो बच्चे आप देखना कि उनका वर्क कंप्लीट रहेगा, ठीक है। और अंडरस्टैंड, अगर किसी बच्चे में ना कोई समस्या है तो आप उसे समझो। ऐसा नहीं है कि मतलब आपके अंदर वो क्या बोलते हैं ममता ही ख़त्म हो गई है ना। तो बच्चे को समझो, अगर कोई उसकी प्रॉब्लम है, अगर कोई उसकी जेन्युइन प्रॉब्लम है तो उसको समझो और उसको दूर करो, है ना। काफ़ी सारे ऐसे हो गए थे अभी बच्चे, जब ये कोविड स्टार्ट हुआ था कि उनके पास फ़ोन नहीं थे, तो स्कूल वालों ने कंट्रीब्यूट करके कई सारे बच्चे ऐसे निकाले कि जो जेन्युइन थे, जैसे किसी के पापा अगर टेलर थे, है ना, तो उनको अभी फ़ोन वोन दिए। तो क्या ये स्कूल के टीचर्स नहीं, तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब इसके बाद आता है असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, हमारा लास्ट टॉपिक है, फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, फिर हम 4th पे आएंगे, ठीक है। फटाफट से कर लेते हैं। चलिए अब आ जाते हैं कि व्यक्ति की पर्सनालिटी का आप कैसे असेस करोगे, मतलब आप उसका आकलन कैसे करोगे कि व्यक्तित्व एक बंदा है उसका व्यक्तित्व कैसा है, ठीक है। तो इसमें होता है 3 टाइप के टेस्ट हैं, एक होता है स्टैंडर्डाइज टेस्ट, एक होता है नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट, एक होता है प्रोजेक्टिव। हिंदी में समझते हैं पहले क्या है। ये होता है मानकीकृत, मतलब आपने एक मानक पैमाना सेट कर दिया है, वो ये अमानकीकृत और ये प्रक्षेप करके आपको मिलेगा। इंग्लिश में ना इसके, हिंदी में इसके नाम बदल सकते हैं, लेकिन अगर आप इंग्लिश में याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब ये होता है ऑब्जेक्टिव, मतलब आपने कोई एक ऑब्जेक्टिव ले लिया तो उसके हिसाब से आपको लोगों का आकलन करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारा सीटेट होता है, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना एप्टीट्यूड टेस्ट, वहाँ पे क्या होता है हमारा अभिक्षमता। एटीट्यूड था हमारा रवैया, लेकिन एप्टीट्यूड है हमारी अभिक्षमता, ठीक है, कि लाइक हम कितने एलिजिबल है। एक उन्होंने क्राइटेरिया सेट कर दिया कि 90% वाले सीटेट पास है, या 90 नंबर वाले जनरल कैटेगरी में सीटेट पास है, या यूपी टेट में 90 नंबर वाले जनरल क्या है पास है। ओबीसी के लिए अलग क्राइटेरिया सेट किया है, एसटी एससी के लिए अलग क्राइटेरिया सेट किया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम आंक रहे हैं। अब बहुत सारे बच्चे इस क्राइटेरिया को पार कर जाए। हमारा जैसे अचीवमेंट टेस्ट होता है ना, हमारा एप्टीट्यूड जैसे जो हमारा होता है ना सीटेट, सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी
टेस्ट, जो भी हमारा ये एप्टीट्यूड है, ये सब है ना, इंटेलिजेंस, हमारी बुद्धि, ठीक है, हमारा इंटरेस्ट, ये सब। इसमें क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट ले लिया कि मान लीजिए हमें किसी की बुद्धि का आकलन करना है, तो हम ये टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट का मतलब हमने कोई एक उद्देश्य उठा लिया, ठीक है। सब्जेक्ट का मतलब होता है कोई भी एक व्यक्ति, सब्जेक्टिव होते हैं जो किसी एक व्यक्ति के होंगे, मतलब कोई भी एक सब्जेक्ट ले लिया एक एक व्यक्ति का। जैसे कि आपने बहुत सुना होगा एनेक्डोटल रिकॉर्ड। ये क्या होता है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है, हमें बच्चों के, आपके मान लीजिए आप किसी क्लास के क्लास टीचर है और आपको एनेक्डोटल रिकॉर्ड बनाना है, मतलब पूरी एक कॉपी बनानी है जिसमें बच्चे की पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है, ठीक है। बच्चा किस चीज़ में आगे है, बच्चे का फोटो, हाइट, वेट, ये तो ये पूरा बच्चे पे रिलेटिव है, सब्जेक्टिव है, ठीक है। जैसे कि अगर कोई अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख देता है, अब वो अपने बारे में लिख रहा है ना, मेरे बारे में तो नहीं लिख रहा है ना, आपके बारे में लिख रहा है, वो अपने बारे में लिख रहा है, तो ये उसका सब्जेक्टिव हो गया, ठीक है। अब वो अपने बारे में कुछ भी लिखे, हमें तो मतलब उसकी, हम तो मान ही जाएंगे ना कि हाँ भाई ये सही कह रहा है, ठीक है। हम केस स्टडी करते हैं। केस स्टडी का मतलब मान लीजिए कोई आपकी क्लास में बच्चा है, वो थोड़ा ना गुमसुम सा रहता है, हर एक वर्ड को बार बार रिपीट करता है, तो हम सोचते हैं कहीं इसको ऑटिस्टिक तो नहीं है ये, तो हम ना उसकी केस स्टडी करते हैं, मतलब पुराने उसकी जो भी फैक्ट्स हैं कि हर क्लास में वो कैसा था, ये उसके और टीचर्स से बात करते हैं, उसके पेरेंट्स से बात करते हैं, उस बच्चे को देखते हैं। जैसे कि वो उन्होंने केस स्टडी ही तो की थी, जो वो ईशान अवस्थी की कौन सी मूवी थी, एक तो मैं मूवी इतनी देखती हूँ कि मैं नाम ही कंफ्यूज हो जाती हूँ उस मूवी का, तारे ज़मीन पर, याद आ गया है ना। तो केस स्टडी, उसने उसकी डायरी देखी थी, ठीक है, कि यार ये बच्चा तो बड़ा ही इंटेलिजेंट है, मतलब क्लास में आंसर नहीं दे रहा लेकिन ये बच्चा इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो उसमें वो डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, वो हम आगे पढ़ेंगे उसको क्या था, ठीक है। और हमारा ये बहुत अच्छा है कि हम इंटरव्यू, आप खुद ही पूछ लो कि आपको क्या पूछना है। तो फॉर एग्जांपल जैसे KVS में इंटरव्यू होते हैं, तो वो कहते हैं चलिए बताइए अपने बारे में। अब कोई इंसान गलत थोड़ी बताएगा कि भाई मैं तो सुबह 9 बजे सो के उठता हूँ, नहीं, वो तो कहेगा आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, अच्छा बताएगा अपने बारे में, है ना। मुझे ये भी आता है, आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, हाँ जी है, चाहे हो नहीं, इतनी देर में हम सीख लेंगे, है ना। और आप बच्चों से बहुत प्यार करते हो, जी बहुत, है ना। तो हर इंसान अच्छा बताएगा, इंटरव्यू आप खुद ही पूछ लो उससे, ठीक है। फिर होता है पेरेंट्स व्यू। अब जैसे आप किसी के पेरेंट के व्यू जानो, अब कोई पेरेंट तो होते हैं कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं पढ़ता, बिल्कुल हाँ, मतलब घर में टीवी देखता रहता है, और कुछ क्या पेरेंट होते हैं अरे नहीं बहुत पढ़ता है हमारा बच्चा। तो आप कैसे जज करोगे, आपको कुछ प्रमाण तो चाहिए है ना, किसी की व्यू पे आके आप कैसे उस सब्जेक्ट को कर रहे हो। दूसरा रेटिंग स्केल, हम क्या करते हैं हर एक चीज़ को रेटिंग स्केल दे देते हैं। जैसे वो स्विगी पे या जोमेटो पे हम कुछ भी चीज़ मंगाते हैं, तो वो डिलीवरी बॉय क्या कहता है, मैम रेट कर दीजिएगा, तो हम उसमें 5 में से अच्छे से बोला हो उसने मैम रेट कर दीजिएगा तो 4 स्टार दे देते हैं। फिर फूड अगर अच्छा हो तो हम उसे 4 स्टार दे देते हैं, नीचे उनका फीडबैक भी लिख देते हैं कि खाना अच्छा था पर भाई साहब पैकेजिंग में थोड़ा मज़ा नहीं आया, है ना। तो ये होता है हमारा रेटिंग स्केल, ठीक है। हम उसे स्टार दे देते हैं, रेट कर देते हैं, कोई भी एक अच्छा रेस्टोरेंट है उसे रेट कर देते हैं। प्रोजेक्टिव होता है कि हम बच्चे को डायरेक्टली उससे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, इनडायरेक्ट वे में उससे क्वेश्चन पूछेंगे। मतलब हम क्वेश्चन तो पूछेंगे लेकिन हम बिल्कुल सीधे सीधे तुमसे नहीं पूछेंगे, हम ना घुमाएंगे फिराएंगे, है ना। तब जैसे कि आपने बहुत सुना होगा ये इंक ब्लॉट टेस्ट, मतलब स्याही धब्बा परीक्षण, ये रोशायर का। तो ये क्या था, इसमें क्या करते हैं वो ना इंक ब्लॉट के कुछ वो दिखा देते थे, और जैसे स्याही के धब्बे दिखा दिए, आपको इसमें किसकी फोटो रिजेंबल हो रही है ना, ऐसे बोलते थे। सेंटेंस दे दिया कि अगर मैं एक दिन का CM बन जाऊं तो मैं क्या करूंगा, तो बच्चे अपना व्यू लिखेंगे, है ना। कि अगर मान लीजिए आपने कुछ ऐसा सेंटेंस दे दिया हाइपोथेटिकल, अगर ट्रेन भी ऊपर आसमान में उड़ने लगती, है ना, तो क्या होता। फॉर एग्जाम्पल आपने दे दिया अगर पेट्रोल खत्म हो जाए तो क्या होगा, तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चे के व्यूज़ जानोगे आप अलग अलग तरीके से, है ना। वर्ल्ड को एसोसिएट करा के आप पूछोगे, ठीक है। बच्चे से एक ये टेस्ट होता है ड्रॉ अमेंट टेस्ट, ये भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारे चाइल्ड अप्रिसिएशन थीमेटिक टेस्ट और टीचर्स अप्रिसिएशन थीमेटिक टेस्ट, वो CAT और TAT, ये आगे हम पढ़ेंगे क्योंकि किस विधि को किसने दिया था, कब दिया था, ठीक है, किस में हम क्या करते हैं, ये हम आगे। अभी सिर्फ एक छोटा सा जनरल व्यू जान लीजिए कि प्रोजेक्टिव होता है किसी भी इंसान के बारे में पता करना, लेकिन इनडायरेक्ट वे में, आप डायरेक्टली नहीं पूछ रहे हो। देखिए कैसे याद रखोगे, नॉन स्टैंडर्ड सब्जेक्टिव, जब भी सब्जेक्टिव की बात आए तो आप समझ लेना सब्जेक्टिव क्या होता है, ऐसे समझ लेना इंटरव्यू से रिलेटेड। KVS के एग्जाम में क्या होता है, आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है। सब्जेक्ट तो अच्छा कर ही लिया है, वहाँ पे आप किस चीज़ की तैयारी करते हो, सब्जेक्ट प्लस इंटरव्यू, है ना। तो ये जहाँ भी आपको सब्जेक्ट दिख जाए उससे आप लगा लेना इंटरव्यू, ठीक है।
स्टैंडर्डाइज ऑब्जेक्टिव टेस्ट में जैसे भी ऑब्जेक्ट यानी उद्देश्य क्या था, सबसे पहला उद्देश्य हमारा क्या था बीटीसी बीएड करने के बाद कि हमें सीटेट पास करना है, ठीक है, एप्टीट्यूड, ओके। प्रोजेक्टिव कैट, टैट, ड्रॉ, मैन, जितने भी ये जो हमारे जो इनडायरेक्टली लोगों से डील करेंगे, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली लोगों से डील करेंगे, वो प्रोजेक्टिव हो गया। तो ये हमारा पर्सनालिटी चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारी यूनिट है टाइप्स ऑफ थिंकिंग, है ना। चिंतन कितने प्रकार का होता है, आप ये सोचिए, चिंतन के भी प्रकार हैं और काफ़ी सारे प्रकार हैं, तो हम वो भी पढ़ेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग होती है ना, रिफ्लेक्सिव थिंकिंग होती है, डाइवर्जेंट थिंकर होते हैं, कन्वर्जेंट थिंकर होते हैं, है ना, तो काफ़ी सारे हैं, तो ये सब हम पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नोट्स बना लिए हैं तो उसे रिवाइज ज़रूर करते रहिएगा। इनमें से कोई आया, हम मेरे ख्याल में शायद 18 वाला एक मैं पेपर लगा रही थी 2018 का, तो शायद प्रोजेक्टिव टेस्ट का था या जिन्हें हाँ ये क्वेश्चन था पेरेंट व्यू का, कि पेरेंट व्यू मतलब कैसा होता है, सब्जेक्टिव होता है या प्रोजेक्टिव होता है, तो ये क्वेश्चन पक्का देखा था मैंने। तो जब मैं ये क्वेश्चन लगा रही थी, तो आप इस चीज़ को ना रिवाइज करते जाइएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो या कुछ भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही हो, तो एक तो मेरा मेल एड्रेस आपको मिल ही जाएगा, नहीं तो फिर भी मैं लिख देती हूँ sakshya.edu@gmail। आप या तो इस पर मुझे बता दीजिएगा या कमेंट सेक्शन तो खुला रहता ही है, खुला दरबार है, तो आप उसमें कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही फटाफट से पढ़ते रहेंगे, ठीक है। चलिए फिर कल मिलते हैं, नमस्कार।